सो माय डियर स्टूडेंट, अब हम जो है अप्रैल का जो हिंदू और पीआईबी का कंपाइलेशन है इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे। जल्दी जल्दी सारे से जो हमारे लेक्चर्स रह रहे हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। जुलाई और अगस्त दो दो मंथ की जो है मैगजीन रह गई है। 10 तारीख से पहले सारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। सो ये वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। आई होप आपने जो है इसको बेसिकली एक बार रीड कर लिया होगा। अब हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ध्रुव स्पेस पहली न्यूज क्या है। हमारा ये मंथ है अप्रैल। जनवरी फरवरी मार्च तक की आज की थी। ये है हमारा मंथ अप्रैल। अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्रुव, देखो अभी ये जो ध्रुव स्पेस एजेंसी है ये प्राइवेट है, बेसिकली गवर्नमेंट की नहीं है। इसने टाई अप करा है, एक प्राइवेट एजेंसी ने टाई अप करा है किसके साथ? जापान बेस्ड इन्फो स्टेलर के साथ, ठीक है। तो बेसिकली कोलैबोरेशन है स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड, इसलिए इस न्यूज को यहाँ पे कैप्चर किया है। और ये जो ध्रुव स्पेस हाईलाइट है, या कह लीजिए ये जो ध्रुव स्पेस एजेंसी है जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंडिया का पहला या कह लीजिए इंडिया का ओनली कमर्शियल प्रोवाइडर है ग्राउंड स्टेशन सॉल्यूशन। कमर्शियल प्रोवाइडर मतलब, कमर्शियल प्रोवाइडर मतलब कि पैसे दो और सर्विस लो, वैसे टाइप का जो होता है कमर्शियल प्रोवाइडर उसे कहते हैं। तो ये पहला है और ओनली है, तो मतलब एक ही है। तो फर्स्ट एंड ओनली वन है जो कमर्शियल प्रोवाइडर है किसका? ग्राउंड स्टेशन सॉल्यूशन का। सीट बस इतना ही था इसमें, और ज्यादा नहीं था, क्योंकि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। प्राइवेट एक कंपनी है जिसने जो है फॉरेन कंपनी के साथ कोलैब करा है। इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। द हिंदू के अंदर आया था, ऐसे ही करके कुछ न्यूज पूछ लेता है, इसलिए ये लेके आया था आईबी वाला, ठीक है। ये हो गया हमारा ध्रुव स्पेस। ध्रुव स्पेस ने किसके साथ कोलैब करा है, किस कंट्री के साथ? जापान के साथ करा, इन्फोस्टेलर के साथ, ठीक है। ध्रुव क्या है? ध्रुव एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड, जो हमारी इंडिया का ओनली कमर्शियल प्रोवाइडर है ग्राउंड स्टेशन सर्विस का, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है निधि तिवारी। निधि तिवारी अभी बहुत फेमस हुई थी सारी जगह। द हिंदू हो गया, हमारा इंडियन एक्सप्रेस हो गया, हर एक जगह इनकी न्यूज थी, पीआईबी हो गया, सब जगह, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको प्रधानमंत्री जी का प्राइवेट सेक्रेटरी जो है वो बना दिया गया है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट हुई है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की जो प्राइवेट सेक्रेटरी है वो कौन है? नाम पता होना चाहिए कौन है ये हमारी। ये है निधि तिवारी। कौन है निधि तिवारी? निधि तिवारी बेसिकली आईएफएस ऑफिसर है जो ऑलरेडी वर्किंग थी पीएमओ के अंदर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर एज अ डेप्यूटी सेक्रेटरी। अब उनको प्राइवेट सेक्रेटरी बना दिया गया है, ठीक है। ये एक न्यूज है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है। अब ये अपॉइंटमेंट करता कौन है? अपॉइंटमेंट करता है ये हमारा अपॉइंटमेंट कमेटी। ये जो अपॉइंटमेंट कमेटी है ये कैबिनेट कमेटी के अंदर आता है। और आपको पता होगा, अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो ये उसमें काम आ जाएगा। हमारी यहाँ पे बेसिकली जो चार है मेन, वो ये जो है वो होती है कैबिनेट कमेटी होती है। कौन सी? एक होती है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, ठीक है। दूसरी होती है हमारी इकोनॉमिक अफेयर कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर कमेटी। दूसरी होती है अपॉइंटमेंट कमेटी, ठीक है। तीसरी होती है पार्लियामेंट अफेयर कमेटी, पार्लियामेंट अफेयर कमेटी। हवा ज्यादा चल रही है। तीसरी कौन सी होती है? चौथी होती है हमारी पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी। चारों कौन है? चारों है हमारी कैबिनेट कमेटी। अब इन चारों कैबिनेट कमेटी में जो ऊपर की तीन है इसको कौन चेयर करता है, हेड कौन करता है? इसको हेड करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, ठीक है। और जो लास्ट वन रह गई हमारी पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी, इसको कौन हेड करता है? इसको हेड करते हैं हमारे होम मिनिस्टर, ठीक है। कौन है हमारे होम मिनिस्टर? अमित शाह जी, ठीक है। बस इतना ही। कौन है? चारों कैबिनेट कमेटी है। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट कमेटी को हेड कौन करता है? सिंपल, हमारे प्रधानमंत्री जी, ठीक है। तो ये जो प्राइवेट सेक्रेटरी है इनका कार्यकाल कितना है? को टर्मिनस है, मतलब क्या कि जब तक गवर्नमेंट रहेगी तब तक है, सिंपल चीज एकदम। तो ये हो गया हमारा सेकंड, निधि तिवारी प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। थर्ड हमारा है सुरक्षित तट, समृद्ध भारत। पीआईबी की न्यूज है, द हिंदू के अंदर भी आई थी, इंडियन एक्सप्रेस में भी आई थी। और बेसिकली जो पीआईबी की जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है वो न्यूज़पेपर में जरूर आती है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली हमें ध्यान में रखना है। सुरक्षित तट, सुरक्षित भारत। देखो यहाँ पे तट आ गया, तो तट से थोड़ा इमोशनल मत हो जाना, और तट से कोस्टल गार्ड पे टिक करके मत आ जाना। किसका इनिशिएटिव है ये? सीआईएसएफ वालों का इनिशिएटिव है, क्योंकि पोर्ट वगैरह सीआईएसएफ के अंडर ही तो आते हैं। सीआईएसएफ क्या करा? सीआईएसएफ वालों ने, देखो सीआईएसएफ वालों ने एक जो है साइकिल का जो है पूरे कोस्टल जो रीजन थे वहां पे एक साइकिल से रिलेटेड एक वो निकाली थी इन्होंने। क्या कहते हैं? ये कहते हैं ना द ग्रेट इंडियन
कोस्टल साइक्लोथॉन 2025, ये CISF वालों ने ऑर्गेनाइज करी थी, द ग्रेट इंडियन कोस्टल साइक्लोथॉन 2025। इसको ऑर्गेनाइज करने का जो बेसिक मोटिव था वो क्या, अवेयरनेस फैलाना थ्रू आउट द कंट्री रिलेटेड टू द कोस्टल एरिया, एनवायरमेंट रिलेटेड, बहुत सारी चीजें थी। क्यों करा था ऐसा CSF वालों ने, 56th राइजिंग डे था CSF का, इसलिए करा था। इसका थीम क्या था, थीम था वही जो हमारे PIB का है, सुरक्षित तट समृद्ध भारत। फ्लैग ऑफ करा था हमारे अमित शाह जी ने, क्यों, क्योंकि होम CSF जो है होम मिनिस्ट्री के अंदर ही आती है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो बस इतनी ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। साइक्लिस्ट वाला था बेसिकली, ईस्टर्न कोड वेस्टर्न कोड दोनों को ही कवर कर लिया था, बस ये चीज है, ठीक है। तकोल्लम से चालू हुआ था और कन्याकुमारी में जो है इसको एंड कराया, पूरा वो एकदम चक्कर लगाया यहाँ पे, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। कन्याकुमारी सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ वो। तो जब भी कैसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, देखो क्वेश्चन आएगा तो या तो इस पर्टिकुलर चीज को दे देंगे कि ये जो सुरक्षित तट सुरक्षित भारत इनिशिएटिव इज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामिलिट्री फोर्सेस, देन द आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो तट सुरक्षित तट समृद्ध भारत का दो स्टेटमेंट दे देते हैं। क्या चीज थी, चीज थी बेसिकली साइक्लोथॉन था, किसने किया था, CSF ने किया था। क्यों किया था, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, और किस दिन किया था, अपने राइजिंग डे पे, मतलब जब CSF ऑर्गेनाइज हुई थी उस दिन पे 56वें राइजिंग डे पे CSF ने करा था। CSF का DG कौन है, CISF के डायरेक्टर जनरल कौन है, एक भाटी भाटी सर है कुछ, रविंदर सिंह भाटी, राजविंदर सिंह भाटी, राजविंदर सिंह भाटी, ठीक है। तो ये बेसिकली DG वगैरह पता होने चाहिए, कौन सी फोर्सेस के कौन से DG है, स्पेशली जिनका न्यूज़पेपर में नाम आ जाए, ठीक है। साइक्लोथॉन 2025 कौन सा राइजिंग डे था, 56th राइजिंग डे था, किसका, CISF का। उसी पे ये साइकिल अवेयरनेस वाला चलाया, कोस्टल एरिया के अंदर, सिर्फ कोस्टल एरिया में चलाया था, ये याद रखना, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर करा था 6553 किलोमीटर। ऐसी चीजें भी कभी कभी दे देता है, और हमने देखा भी था जब हम एनालाइज कर रहे थे, दे रखा था, ठीक है। 4 अप्रैल का ये वाला 56 राइजिंग डे पे वही सारी चीजें यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। ये डिस्टेंस कवर करा था 11 स्टेट यूनियन टेरिटरीज 25 दिन के अंदर, ठीक है। ऐसी ऐसी चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब बताओ क्या चीज है ये, सुरक्षित तट सुरक्षित भारत। 56 राइजिंग डे पे CISF ने ऑर्गेनाइज करा था एक फंक्शन, जिसके अंदर साइक्लोथॉन करा था, जो वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट दोनों को कवर करा था। टोटल किलोमीटर कितने करे थे, 6553 किलोमीटर कवर करा था, 11 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी 25 दिन के अंदर कवर करी थी, बस इतना है, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, RBI का, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। RBI, देखो अभी 56 राइजिंग डे था CSF का, और RBI का है 90th एनिवर्सरी। RBI की कौन सी एनिवर्सरी है, 19th एनिवर्सरी। रिकॉर्ड हो रहा है ना सब कुछ, एक मिनट रुको देखने दो भाई, रिकॉर्ड, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो 19th एनिवर्सरी RBI की, 90th एनिवर्सरी थी। RBI PIB के अंदर आया था, इंपॉर्टेंट है। 19th एनिवर्सरी पे द्रौपदी मुर्मू जी ने बेसिकली जो फंक्शन था उसको एड्रेस करा था, राष्ट्रपति जी ने। थीम क्या थी, थीम थी 19th एनिवर्सरी RBI की फंक्शन की थीम थी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सस्टेनेबल फाइनेंस, टेक्नोलॉजिकल रेजिलियंस, ठीक है। मतलब फाइनेंस से रिलेटेड ये सारा, फाइनेंस 2 बार आ गया, क्योंकि एग्जाम तक ये सारी चीजें याद रहें किस चीज की कितनी थीम थी, काइंड ऑफ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतने सारे राइजिंग डे है। तो सुरक्षित तक सुरक्षित भारत ये वाला हो गया, तो अप्रैल का हो गया, जनवरी में लग, फरवरी में लग, मार्च में लग। लेकिन थोड़ा थोड़ा ट्रिक करके हमें जो है दिमाग में बिठाना पड़ेगा, जैसे ये फाइनेंस से रिलेटेड है, RBI का है, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सस्टेनेबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजिकल रेजिलियंस, ऐसा कुछ हमारा RBI का रहेगा, ठीक है। फाइनेंस 2 बार था, तीसरा टेक्नोलॉजिकल था, ऐसे करके हमें याद रह सकता है। तो ये 19th एनिवर्सरी की जो है थीम थी। अब हाईलाइट क्या था, हाईलाइट बेसिकली वही था, साइबर फ्रॉड जो हो रहा है उसके लिए
अवेयरनेस फैलाना, ये यहाँ पे हाईलाइट था। यहाँ पे ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया, ये चीज इंपॉर्टेंट है, कोई नई चीज। देखो, पीआईबी के अंदर भी हर एक पीआईबी इंपॉर्टेंट नहीं होता। कौन सा पीआईबी इंपॉर्टेंट होता है? जिसके अंदर कोई नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया हो। जैसे 19th एनिवर्सरी पे, आरबीआई की 19th एनिवर्सरी पे द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे देश के राष्ट्रपति ने जो है एड्रेस करा था। उस ओकेजन को थीम हमने देख ली, 2 बार फाइनेंस लिखा था, 1 बार टेक्नोलॉजी लिखा था। अब यहाँ पे एक नई चीज जो इंट्रोड्यूस हुई, वो एक फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया, वो है ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क। ये क्या चीज है, इसको भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आरबीआई, आरबीआई के बारे में थोड़ी सी चीज हम जान लेते हैं, ठीक है। आरबीआई को ऑर्गेनाइज किया गया था, या कह लीजिए स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को, ये भी 1 अप्रैल को किया गया है, ठीक है। 1 अप्रैल को 1935 में कहाँ पे किया गया था? कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। आरबीआई का बेसिक फंक्शन क्या होता है? आरबीआई को बैंकर ऑफ द बैंकर कहा जाता है, बैंकर्स ऑफ द बैंकर, ऐसे करके कुछ कहा जाता है। मतलब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जितने भी इंडिया के बैंक्स होते हैं, उन सबको ये जो है लोन प्रोवाइड कराता है, काइंड ऑफ। कैसे? रेपो रेट में, रेपो रेट में, या फिर एक एक दूसरा रेट होता है इसका, रिवर्स रिवर्स रेपो। ये क्या चीज होता है? मॉनेटरी पॉलिसी का सुना होगा, हर 3 महीने में जो है रेपो रेट, और ये चीज रिवाइज करती रहती है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, कम हो जाती है, ऐसा कुछ होता है। ये तो सुना होगा, अगर नहीं भी पता होगा तो ये क्या होता है बेसिकली? रेपो रेट होता है कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट जो है जो बैंक्स होते हैं उनको उधारी देती है, उनको पैसे देती है, तो जो ब्याज लेती है उसका नाम क्या होता है? रेपो रेट, ठीक है। एक तरह से इस चीज को मान लो, रेपो रेट करेंटली क्या चल रहा है? 5.5%, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है? आरबीआई से पैसा किसके पास जा रहा है? आरबीआई से पैसा जा रहा है बैंक के पास, ठीक है। अब ये पैसा तो दे रहे हैं, किसके ल्यू में देंगे? कुछ कोलेटरल तो जमा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा होती है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है? डेप्थ, एक तरह से इंस्ट्रूमेंट होता है कि गवर्नमेंट के कागज वागज है वो जमा कर देता है आरबीआई के पास कि भाई वापस लूंगा तो इसको तो वापस ले लो, वो टाइप का। अब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, कोलेक्ट्रल जिसे कहते हैं, ये भी 2 तरह से होता है। एक तो होता है ट्रेजरी बिल, एक होता है टी बिल। शॉर्ट टर्म लोन के लिए, शॉर्ट टर्म लोन ये नहीं 1-2 दिन का लोन, वैसे 1-2 दिन का भी हो जाता है शॉर्ट टर्म लोन के लिए, लेकिन ये शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं 1 साल से, 1 ईयर से कम, ठीक है। 1 साल से कम का जितना भी लोन है सब एलिजिबल शॉर्ट टर्म लोन में आता है। 1 साल से ज्यादा का करेंगे हम, तो वो आएगा कितने में? बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड में आएगा, ठीक है। ये 2 तरह से होते हैं। अब इस पे जो रेट लगता है उसे कहते हैं रेपो रेट। अब जब भी आरबीआई बैंक को पैसे देगा, ठीक है, यहां से कैश गया, ठीक है, तो यहां से क्या जाएगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, कोलेक्ट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी जाएगी आरबीआई के पास, और इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले में आरबीआई ने कैश दे दिया। जैसे ही कैश बैंक में आएगा, वैसे ही क्या आएगा? मार्केट में पैसे आएगा। तो मतलब रेपो रेट से लिक्विडिटी क्या होती है? बढ़ती है। लेट से अगर रेपो रेट बढ़ा दिए, ब्याज दर या कह लीजिए इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ा दिए, तो बैंक लोन लेगा? वो नहीं लेगा, वो कम लेगा। तो क्या होगा कि जब रेपो रेट या कह लीजिए इंटरेस्ट जो है बढ़ जाता है, तो लिक्विडिटी मार्केट से घट जाते हैं। क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट से क्यों घट गई? क्योंकि मार्केट में पैसा ही कोई उधार नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, ब्याज दर ज्यादा है। सपोज करो आप गाड़ी लेने जा रहे हो, ठीक है। अब आप गाड़ी लेने जा रहे हो, आपको वो बोलता है कि सर आप कार लेंगे तो 0% जो है इंटरेस्ट रेट पे आपको गाड़ी मिलेगी। तो आप बोलोगे यार 1 या 2 दे देते हो हमें, हम चुकाते रहेंगे जैसे जैसे सैलरी आएगी। तो ये क्या है कि इंटरेस्ट रेट जब 0 है तो मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा है, ठीक है, पैसा ज्यादा है, तो मतलब आप खर्च भी कर रहे हैं। सपोज करो कि आप मार्केट में जाते हैं गाड़ी लेने के लिए, और वो बोलता है कि सर अगर आपको जो है उधारी पे लेना है तो 100% इंटरेस्ट रेट लगेगा। आप बोलोगे कि मैं पागल तो ना, मैं क्यों लूंगा इंटरेस्ट रेट पे, इतना इतना ज्यादा चल रहा है। तो क्या होगा कि आप पैसे खर्च नहीं करेंगे। जब पैसे खर्च नहीं करेंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी। तो सेम चीज यहाँ पे भी होती है। अब इसका उल्टा, जब आरबीआई जो है लिक्विडिटी घटाना चाहता है, तो वो क्या करता है? बैंक से, आरबीआई क्या करता है? बैंक से कैश ले लेता है, ठीक है। बैंक से यहाँ से इसने कैश ले लिए, और आरबीआई ने यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दी, ठीक है।
इस केस में ये जो आरबीआई जो है जिस दर पे जो है कैश लेता है उसको कहते हैं रिवर्स रेपो, और आरबीआई बैंकर ऑफ द बैंकर है, तो हमेशा जो रिवर्स रेपो है वो रेपो रेट से कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा है हमसे, ठीक है, तो वो ज्यादा रेट पे क्यों लेगा भाई, साफ सीधी बात है। 3.35% अभी चल रहा है, ठीक है। ये समझ आ गया होगा आई होप। बैंकर ऑफ द बैंकर, रेपो रेट ये क्या होता है, ट्रेजरी बिल क्या होता है शॉर्ट टर्म लोन के लिए, 1 साल से कम और 1 साल से ज्यादा हो तो हमारा बॉन्ड आ जाता है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब देख लेते हैं ये ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क। देखो ये जो फ्रेमवर्क है बेसिकली ये एक तरह से कह लो रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन है। किस लिए इंस्ट्रक्शन दे रखी है, इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि ये जो क्रेडिट वगैरह देना है ग्रीन या कह दीजिए एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रोजेक्ट को, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस इशू करी है, सिंपल चीज एकदम। तो ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क उन 90वें आरबीआई के स्थापना दिवस पर, एस्टेब्लिशमेंट डे पे, तो ये जो है इशू किया है, ठीक है। फ्रेमवर्क है बेसिकली, कोई बॉन्ड वॉन्ड तो है नहीं, फ्रेमवर्क इंस्ट्रक्शन ही होती है, ठीक है। ये समझ आ गया। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है हमारा जकारांडा ट्री। देखो ये बेसिकली जो है इसको इसलिए लेके आया क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर ये जो है फोटो आ रखी थी इसकी बहुत प्यारी सी, तो वहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, यहाँ पे पिक्टोरियल्स होते हैं। जकारांडा ट्री, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये डेसिडुअस ट्री है, पर्णपाती, इस हिंदी में कहते हैं पर्णपाती ट्री। तो कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है डेसिडुअस ट्री, एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या चीज है, थॉर्नी फॉरेस्ट क्या चीज है। देखो पतझड़ वाले जो होते हैं पेड़, पतझड़ वाले जो पेड़ होते हैं, गर्मी आ जाती है और गर्मी के टाइम पे जो है पत्ते झड़ने लग जाते हैं रेड रेड होके, उस उन फॉरेस्ट को कहते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट, और उन फॉरेस्ट के अंदर जो पेड़ होते हैं उन कहते हैं डेसिडुअस ट्री, पतझड़ वाले, ठीक है। इस फैमिली के होते हैं, याद करो ना करो कोई मतलब वो नहीं है। नेटिव प्लांट है ब्राजील का और अर्जेंटीना का, साउथ इंडिया के अंदर पाया जाता है बेसिकली ये वाला जकारांडा। और ये वहीं पे दिखा था, वहीं पे ये आया था, इसलिए इसको बोलते हैं, इसे ब्लू जकारांडा भी बोला जाता है, ठीक है। गिटार बनाया जाता है इसके उससे, पेड़ के तना जो होता है लकड़ी से। और बस इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है, वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, ये सारी चीज छोटी छोटी चीजें हैं। बस यहाँ पे जो मेन चीज है वो क्या, ये है डेसिडुअस ट्री, साउथ इंडिया के अंदर मिलता है, नीलगिरी फॉरेस्ट के अंदर, तभी तो नीला नीला सा है, ठीक है। यही मेन इसकी न्यूज थी और इसमें कुछ था नहीं, बस इतना ही है, ठीक है। जकारांडा ट्री इंडिया के अंदर पाया जाता है, नहीं पाया जाता, बिल्कुल पाया जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर ही फोटो खींची थी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है हमारा एनजेक टाइगर। अब देखो ये पीआईबी के अंदर आया था, ऐसे ऐसे नामों से जो है बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एनजेक टाइगर, ठीक है। अब देखो न्यूज क्या है, हमारी इंडियन नेवी की एक फ्रिगेट है, युद्धपोत है, आईएनएस तारकश, ठीक है। उसने वेस्टर्न इंडियन ओशियन के अंदर, वेस्टर्न इंडियन ओशियन मतलब ये गुजरात की साइड वाला जो इंडियन ओशियन है, ये वेस्टर्न इंडियन ओशियन है, अरेबियन सी वाला, ठीक है। इसके अंदर जो है स्पेशल ऑपरेशन चलाया था, किसके लिए, नारकोटिक्स की जो ट्रैफिकिंग होती है इसको रोकने के लिए। और इसके अंदर बहुत बड़ा जत्था जो है वो पकड़ा गया, किसके साथ मिलके चलाया था, ये वहाँ की जो लोकल पुलिस है उनके साथ मिलके चलाया था, हमारी इंडियन नेवी ने, क्योंकि अकेले तो चलाती नहीं है। तो यहीं पे लिखा हुआ भी है, ये देखो यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है ये बेसिकली। यहाँ पे 2500 किलो जो है, 2500 किलो नार्कोटिक्स जो है सीज कर लिया गया है इंडियन नेवी के मिशन आईएनएस तारकश से, जो हुआ है, क्या नाम है इसका, अजांक टाइगर, ठीक है। मल्टीनेशनल फोर्सेस ज्वाइंट फोकस ऑपरेशन था ये, ठीक है, समझ आ गया ये। इसके अलावा और कुछ नहीं है। हशीश और हीरोइन दोनों चीज यहाँ पे मिली है, हशीश और हीरोइन दोनों चीज मिली है इंडियन ओशन। देखो आपको पता भी होगा कि हम इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो है फर्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल जो है वो प्ले करना चाहते हैं। इसीलिए जो है अपनी नेवी की जो स्ट्रेंथ है और उसकी जो एलियन मैकेनाइजेशन है उसको थोड़ा डेवलप कर रहे हैं, और उसी के इनिशिएटिव में ये भी आता है हमारा एजेंट टाइगर, ठीक है। इंडियन नेवी का है बेसिकली ये। ऑपरेशन एजेंट टाइगर किस लिए चलाया गया था, बस इतना जरूर याद रखना, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, आईएनएस तरकश पे, जो कि फ्रिगेट है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक पीआईबी की जो रिपोर्ट आ रखी थी उससे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आईएनएस तरकश और ये मिशन एज ए टाइगर क्या चीज है, ये पूछ लेगा नारकोटिक सीज वाला,
जो कि आपने देखा होगा जब हमने एनालाइज करा था प्रीवियस ईयर का, तो ये सारी चीजें हमने वहां पे देखी थी ना। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है सेंटिनलीज। देखो सेंटिनलीज अंडमान एंड निकोबार में पाए जाते हैं, सबको पता है। लास्ट टाइम भी बहुत ज्यादा जो है ये सुर्खियों में आया था, जिस टाइम एक जो अमेरिकन फॉरनर था वो सेंटिनलीज के यहाँ पे गया था अंडमान निकोबार पे, जो आइसोलेटेड आइलैंड था, और उसको मार दिया था उन लोगों ने, ठीक है। तो अब ये दोबारा से यहाँ पे एक यूएस नेशनल है, मिखलोई विक्टोरवुश पोली यावोक याकोव, ठीक है, 24 साल का यूएस का नेशनल है, जो अंडमान एंड निकोबार के आइसोलेटेड आइलैंड में दोबारा जा रहा था। प्रोहिबिटेड है ये जो पीवीचीटी ट्राइब है, स्पेशली जो हमारी अंडमान एंड निकोबार में आइसोलेटेड ट्राइब है, ये या इन एरिया पे जाना जो है प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते, लेकिन ये चोरी छुपे जा रहा था, इसीलिए इसको जो है अरेस्ट कर लिया गया। जारवा ट्राइब भी वहीं पे रहती है, उनको वीडियोग्राफी करी, उनके लिए जो डाइट कोक रख के आया था वहां पे, ऐसे करके कुछ ये न्यूज में आया था। तो ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। सेंटिनलीज के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। बत्रांग आइलैंड पे ये गया था, ठीक है। बारह तंग आइलैंड, सेंटिनलीज ट्राइब, ठीक है, नॉर्थर्न सेंटिनलीज आइलैंड ट्राइब रिजर्व, जहाँ पे प्रोहिबिटेड है जाना। कौन से आइलैंड के ऊपर है? बारातंग आइलैंड के ऊपर है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं अच्छे से, ठीक है। सेंटिनलीज ये प्री नियोलिथिक निग्रिटो ट्राइब है। इसको चलो इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जो मेन चीज है वो कर लेते हैं अपना, ठीक है, क्योंकि ये कितना भी कर लो ये इतना ज्यादा अच्छे से याद हमें रहेगा नहीं। देखो ये जो सेंटिनलीज है, ये जो सेंटिनलीज है कौन से आइलैंड पे पाई जाती है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ये पाई जाती है हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ऊपर, ठीक है। आई कंप्लीटली आइसोलेटेड ट्राइब है, मतलब वहां पे जो है कोई भी नहीं जा सकता, ठीक है। जाता है उसको मार देते हैं। गवर्नमेंट ने लीगली उनको जो है आइसोलेशन प्रोवाइड करा रखा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रखी है। तो आउटसाइड वर्ल्ड से उनका कोई भी कांटेक्ट नहीं है, इतना आपको फर्मली पता होना चाहिए, ठीक है। जो हमारे सेंटिनलीज हैं, जहाँ पे ये मिखो गोरवे गया था, यूएस का जो नेशनल है 24 साल का, तो ये जो आइलैंड है ये कंप्लीटली आइसोलेटेड है, यहाँ पे कोई भी नहीं जाता। फर्स्ट जो कांटेक्ट हुआ था, जो रिकॉर्डेड कांटेक्ट है फर्स्ट, वो है 1991 का। इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट की जो टीम है वो वहां पे गई थी, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया। सेंसस वेंसस कंडक्ट करते हैं, डिस्टेंस से कंडक्ट करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, ये सारी चीज। अब उनका लाइफस्टाइल कैसा है? सेंटिनलीज जो ट्राइब है वो करती क्या है? देखो वो प्रिमिटिव ट्राइब है। प्रिमिटिव ट्राइब होती है जो एग्रीकल्चर आने से पहले की जो ट्राइब थी उसे कहते हैं हम प्रिमिटिव ट्राइब, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं करती, जो हमारे आदिवासी करते हैं। आदिवासी तो एक्चुअली में जो है एग्रीकल्चर करते हैं, लेकिन उससे भी पहले जो ट्राइब थी आदिवासी, जो हम नेचुरली बोलते हैं प्रिमिटिव जो ट्राइब होती है, एकदम ही जो है मानव बन रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली जो स्टेज होती है हंटिंग एंड गैदरिंग वाली, उस स्टेज में ये लोग अभी भी रहते हैं। हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, प्लांट्स वगैरह तोड़ ताड़ के खा लेते हैं। तो हंटिंग और गैदरिंग इनका लाइफस्टाइल रहता है, ठीक है। इसको गवर्नमेंट ने किस लिस्ट के अंदर डाल रखा है? सेंटिनलीज को, इनको डाल रखा है पीवीटीजी में। अब यहाँ पे जो पीवीटीजी आया, तो आपको पता होगा इस पीवीटीजी से क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। प्रीवियस ईयर में सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन आए थे, सीएपीएफ में भी आते हैं क्वेश्चन। तो पीवीटीजी में एक चीज जरूर याद रखना, हमारी थ्रू आउट द इंडिया सिर्फ 75 पीवीटीजी ट्राइब है। कितनी? सिर्फ 75। क्योंकि इस एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से अगर कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको एलिमिनेट कर पाओगे, जैसे मैंने आपको बताया भी था जब हमने जनवरी का वो डिस्कस करा था। फरवरी का मैंने अपलोड कर दिया, उसको प्रैक्टिस कर लेना। जैसे ये सब खत्म होगा उसके बाद उसकी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो 75 हमारी जो है टोटल पीवीटीजी ट्राइब है। इनका क्राइटेरिया क्या है? इनके तीन चार क्राइटेरिया याद रखना। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी नहीं है, प्री एग्रीकल्चरल है, ठीक है। यहाँ पे देखा था ये हंटिंग फिशिंग गैदरिंग, तो प्री एग्रीकल्चरल है ये, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिकली बैकवर्ड तो डेफिनेटली रहेंगे ही रहेंगे। इसके बाद लो लेवल ऑफ लिटरेसी है इनके अंदर, लो लेवल ऑफ लिटरेसी है। इनकी जो पॉपुलेशन है या तो स्टैग्नेंट है, रुकी हुई है, या डिक्लाइन हो रही है, बढ़ नहीं रही है, ठीक है। ये पीवीटीजी की एक खासियत है। और जो लास्ट है वो क्या? आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड ट्राइब है, फिजिकली आइसोलेटेड ट्राइब है। तो ये सारी चीजें
पीवीटीजी के अंदर पाए जाते हैं। टोटल हमारे इंडिया के अंदर 75 पीवीटीजी है। अगर बात करें अंडमान एंड निकोबार की, अगर बात करें हम अंडमान एंड निकोबार की, तो यहाँ पे कौन कौन सी ट्राइब है? ग्रेट अंडमानीज, इसको थोड़ा याद रखना, ओंगे ट्राइब, जारवा ट्राइब, शॉम्पेन्स ट्राइब, ठीक है, और ये हमारी सेंटिनलीज तो है ही, ठीक है। तो ये सारी 5 ट्राइब जो है यहाँ पे पाई जाती हैं। इनको प्रोटेक्शन है हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड रेगुलेशन 1956 के अंदर। और तो एंट्री तो है ही नहीं, डेफिनेटली फोटोग्राफी फिल्मिंग वगैरह सब चीज क्या है, एक ऑफेंस है। अगर आप फोटोग्राफी भी करोगे, फिल्में भी करोगे ट्राइब की, सब चीज क्या है, एक ऑफेंस में आएगी। अंडर विच एक्ट? अंडर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड रेगुलेशन 1956 के अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा पीवीटीजी का। तो ये हो गया हमारा सेंटिनलीज का, न्यूज के अंदर था इसलिए हमने देख लिया, ठीक है। समझ आया? पीवीटीजी से क्वेश्चन आते हैं। पीवीटीजी की 4 खासियत, क्यों पीवीटीजी की क्या कैटेगरीज है, अंडमान निकोबार में पाई जाती है नहीं पाई जाती, कौन कौन सी ट्राइब है, और कितनी पीवीटीजी थ्रू आउट द इंडिया है, ठीक है। ये सारी चीज आइसोलेटेड है, ये सारा ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारी समग्र शिक्षा अभियान। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है समग्र शिक्षा अभियान। ये न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि कुछ स्टेट में अंडर दिस स्कीम, ये जो अभियान है, जीरो फंड रिलीज करा था, और जो हाईएस्ट फंड रिलीज करा था वो करा था उत्तर प्रदेश को। तो यहाँ पे काफी ज्यादा जो है कंट्रोवर्सी में रहा है ये वाला अभियान, तो इसलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, जो कह लीजिए कि सेंटर से थोड़ा सा उखरे उखरे रहते हैं, उन स्टेट्स के अंदर समग्र शिक्षा अभियान के अंदर कोई भी फंड जो है रिलीज नहीं किया गया। और हाईएस्ट फंड जो एकदम प्रिय हैं, उत्तर प्रदेश, वहां पे रिलीज किया गया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं समग्र शिक्षा अभियान को। स्कीम्स वगैरह बहुत सारी आई थी, तो आपको भी पता होना चाहिए। देखो, समग्र शिक्षा अभियान में अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पूरा समग्र शिक्षा इसमें आ जाता है, प्री नर्सरी से लेके, प्री स्कूलिंग से लेके अपना जो है 12th क्लास तक। तो ये हो गई समग्र शिक्षा, ठीक है। इसके अंदर 3 स्कीम इंक्लूड है जो पहले अलग अलग थी। एक तो सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन। ये तीनों जो स्कीम है ये सबमर्ज हो गई है सर्व शिक्षा अभियान के अंदर। कवरेज वगैरह, टीचर्स ट्रेनिंग सब इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। प्री नर्सरी से सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक है, ये थोड़ा सा याद रखना। अगर फंडिंग के देखें तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 100% फंडिंग जो है हमारा सेंटर नहीं प्रोवाइड कराता। इस स्कीम को 60% जो फंडिंग है वो हमारा सेंटर देता है, 40% जो फंडिंग है वो हमारा स्टेट देता है, ठीक है। तो इतना ये याद रखना। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है समग्र शिक्षा अभियान? एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आती है। 2018 में इंट्रोड्यूस की गई थी, अभी नहीं। अभी क्यों है? क्योंकि कंट्रोवर्सी में है, इसलिए हम इस न्यूज को, इस स्कीम को, इस अभियान को पढ़ रहे हैं, ठीक है। समझ आ गया? अब रिकॉल करो थोड़ा सा, समग्र शिक्षा अभियान कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, 2018। फंडिंग 100% नहीं देता, 60-40 का रेशियो रहता है। कहाँ कहाँ से कहाँ तक कवर होता है? कवर होता है ये हमारा प्री स्कूल से 12वीं क्लास तक। कंट्रोवर्सी में क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश को दे दिया मैक्सिमम फंड, तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल को कुछ भी फंड नहीं दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा बिम्सटेक। नेक्स्ट क्या है हमारा? बिम्सटेक। बिम्सटेक को क्यों हम स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो है इसकी 6th जो है पार्टिसिपेटरी मीटिंग हुई है। कहाँ पे? थाईलैंड के अंदर। कहाँ पे हुई है इसकी समिट? कहाँ हुई है बिम्सटेक की? बिम्सटेक साउथ एशियन नेशन का समिट है क्या, या साउथ ईस्ट नेशन का समिट है? देखो, दोनों का मर्ज है बिम्सटेक, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना। सार्क जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज का जो है एक ग्रुप है, और साउथ एशियन और के लिए साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है, दोनों के कंबाइन ग्रुप को क्या कहते हैं? हम बिम्सटेक कहते हैं। इसकी 6th समिट हुई है, कहाँ पे? थाईलैंड के अंदर, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी पहुंचे थे। थोड़ा सा देख लें इसके बारे में। हमारे जो प्रधानमंत्री थे वहां पे मोहम्मद यूनुस, जो कि बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर हैं, उनसे मिले थे। और आपको पता होगा बांग्लादेश से हमारे रिलेशन कुछ अप्रैल के टाइम पे सही नहीं चल रहे थे, क्योंकि जो वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना, वो इंडिया को फेवर करते थे और उनको वहां से भगा दिया गया, ठीक है। एक तरह से वो कंट्री छोड़ के चले गए, तख्ता पलट हो गया वहां पे। तो उसके बाद जो है ये मीटिंग हुई, यहाँ पे पहली बार मोदी जी से मिले हैं वो हमारे मोहम्मद यूनुस, जो कि इंडिया के थोड़े से अगेंस्ट थे। अभी यहाँ पे थोड़ा नरमी आई है हमारे रिलेशंस के अंदर, ये चीज यहाँ पे
मेन है। इस समिट की जो थीम थी वो क्या थी? प्रॉस्परस, रेजिलियंट एंड ओपन। भारत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, भारत को मत सोच लेना कि भारत होगा, क्योंकि बिम्स्टेक है। बिम्स्टेक, प्रॉस्परस, रेजिलियंट एंड ओपन, ये इसकी थीम है। ठीक है, क्राइटेरिया, अब ये देखो बिम्स्टेक और सार्क को यहाँ पे कंपेयर कर रखा है, तो यहाँ से तुम थोड़ा थोड़ा सा दिमाग में डाल लेना, ठीक है। इसकी थीम थोड़ा याद रखना, बिम्स्टेक की 16th थी ये। सबमिट कहाँ पे हुई थी? थाईलैंड के। थाईलैंड के कौन से? बैंकॉक में। बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। ठीक है। किस तारीख को हुई थी? 4 अप्रैल 2025 को। किस तारीख को हुई थी? 4 अप्रैल 2025 को, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेशन जो है आईबी पूछ रहा है। ठीक है, अब बिम्स्टेक और सार्क को थोड़ा देख लेते हैं। बिम्स्टेक आया था 1997 में। 1997 में आया था। कौन सी डिक्लेरेशन में? बैंकॉक डिक्लेरेशन में। और बैंकॉक में आज अभी जो है कौन सी जो है सिक्स सिक्स सबमिट हुई है बैंकॉक में। और यही बैंकॉक डिक्लेरेशन का रिजल्ट था। ठीक है। मेंबर कंट्री कौन कौन सी थी हमारी? इसमें मेंबर कंट्री थी स्टार्टिंग में, इंडिया भी इसका फाउंडिंग कंट्री में आता है। म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। पाकिस्तान नहीं है बिम्स्टेक के अंदर। ठीक है। उसके बाद इंटर रीजनल है, क्योंकि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया दोनों कंट्री का एक ग्रुपिंग है। इसके बाद आप इसमें सेक्रेटरीट लोकेशन कहाँ पे है? ढाका, बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में इसका जो है सेक्रेटेरिएट है, इसका बिम्स्टेक का। ठीक है, बस इतना याद रखो, इतना इसमें हो जाएगा तुम्हारा काम। सार्क, सार्क जो है वो अंडर एक चार्टर में आया था 1985 में ढाका में। ढाका में बिम्स्टेक का सेक्रेटेरिएट है। और 1997 में आया था बिम्स्टेक। उससे पहले 1985 में ढाका में एक चार्टर पास होता है, जिसमें सार्क जो है एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। किसका? साउथ साउथ एशियन कंट्रीज का। जिसमें कौन कौन सी कंट्री आती है? इसमें आती है हमारा अफगानिस्तान, हमारा पाकिस्तान, फिर हमारा प्यारा भारत, फिर इधर आ जाओ तो नेपाल, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश, फिर नीचे की तरफ जाओ तो श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, सारी कंट्रीज आती है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटर रीजनल नहीं है, क्योंकि एक ही रीजन आता है ना साउथ एशिया वाला। इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है? किसका? सार्क का। इसका है काठमांडू, नेपाल के अंदर। अब देखो जो बिम्स्टेक है इसमें बैलेंसिंग ऑफ पावर आती है, क्योंकि थाईलैंड वगैरह है। लेकिन सार्क के अंदर इंडिया जो है एज अ बिग ब्रदर का रोल प्ले करता है, और इसीलिए जो ये जो छोटी मोटी कंट्रीज है अगल बगल वाली, समझ गए होगे किसकी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की, ये थोड़ा सा इसको ठप करने के पीछे लगी रहती है। तो बिम्स्टेक और सार्क को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, मेंबर कंट्रीज को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो बिम्स्टेक समझ आ गया। सिक्स समिट कहाँ पे हुई है, कितनी तारीख को हुई है? 4 अप्रैल को थाईलैंड के बैंकॉक में। और सार्क जो ये जो हमारा बिम्स्टेक है ये भी आया था कहाँ पे? बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997 में। सेक्रेटरीट कहाँ पे? ढाका में। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट भी जो न्यूज है वो हमारी पीआईबी से है। पंबन ब्रिज, देखो पंबन ब्रिज का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कह लीजिए ये क्या कहते हैं, इनॉग्रेशन है। इनॉग्रेट किया गया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, तो जो भी जी प्रधानमंत्री जी ने करी है वो सब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये जो पंबन ब्रिज है, पहले तो ये बताओ है कहाँ पे? पंबन ब्रिज है हमारे तमिलनाडु में। ठीक है, ये रहा। 6 अप्रैल को इसका जो है इनॉग्रेशन किया गया। पहला वर्टिकल ब्रिज है ये। कौन सा है? पहला वर्टिकल सी ब्रिज है हमारी इंडिया में। बस इतना थोड़ा सा याद रखना, बस यही चीज है इसमें, जो मेन चीज है। इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। किसको किससे कनेक्ट करता है पम्बन ब्रिज? ये कनेक्ट करता है रामेश्वरम आइलैंड को विद रामनाथपुरम, जो मेनलैंड तमिलनाडु में है। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखना, किसको किससे कनेक्ट करता है। फर्स्ट क्या है, किसने बनवाया है? रेल विकास निगम लिमिटेड ने बनवाया है। ठीक है, इसके बाद इसमें कोई चीज जो इंपॉर्टेंट है, बस इतनी ही है। इसके बाद तो सारे बोल वचन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पंबन ब्रिज हो गया। कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर। किसने इनॉग्रेट करा? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। पहला जो है वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। कितनी तारीख को कराए? 6 अप्रैल को कराए। ठीक है, 6 अप्रैल। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट हमारा पीआईबी है जया श्री महाबोधि टेम्पल। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। जया श्री महाबोधि टेम्पल, ये बोधगया वाला नहीं है, ये तमिलनाडु वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जो है उसी बोधि टेम्पल, याद होगा अशोका ने जो है बुद्ध बौद्ध कलिंगा युद्ध के बाद बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए अपने जो है पुत्र और सुपुत्री को जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड भेजा। एक को अफगानिस्तान, एक को जो है नीचे की साइड भेज दिया था, श्रीलंका की साइड। तो वही जहाँ पे बोधि जो वृक्ष था उसका जो लगाया था अवशेष, वही चीज
जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं, उसी का नाम है जय श्री महाबोधि टेम्पल। ठीक है, ये देखो ये वाला, और ये है वो बोधि टेम्पल का ट्री। ठीक है, और ये है हमारे श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं श्रीलंका की यात्रा पे गए, वहां पे क्या विजिट करा? अनुराधापुरा, अनुराधापुरा को विजिट करा। जया श्री मादी महाबोधि जो है एक बुद्धिस्ट श्राइन है, इसको विजिट करा। और वहां के प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट है, ये जो हमने देखा था अरुणा कुमार दिशानायके, जो नीचे हंस रहे थे, ये प्रेसिडेंट है कहाँ के? श्रीलंका के। इनसे मिले। हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंस देखे उस पर्टिकुलर प्लेस का, तो वहां जो बोधि ट्री है, ये आया कहाँ से है? बोध गया, इंडिया से आया है। जो थेरी संगमित्ता, जो हमारे अशोक एम्परर थे मुगल, ये इसके मौर्य साम्राज्य के थर्ड वाले जो थे और ग्रेटेस्ट जो थे, इन्होंने अपनी पुत्री को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो वही जो वृक्ष लेके गई थी, वही बोधि ट्री यहाँ पे श्री माया बोधि, जया श्री माया बोधि यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, वही सेम ट्री है जो ये अशोका की सुपुत्री संघमित्रा जो है लेके आई थी। ये तो सबने पढ़ा ही होगा। इसके साथ साथ ये जो जया महाबोधि ये वाला जो है, ये मंदिर जो है, मंदिर कह लीजिए बौद्धिस्ट श्राइन है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजिट करी। इसके अलावा कुछ चीजों के ऊपर और चर्चा हुई थी, वो थी माहो ओमानथाई रेलवे लाइन के ऊपर। ठीक है, ये चीज याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये देखो कि कौन कौन चीज के ऊपर चर्चा हुई है। यहाँ से थोड़ी सी स्टेटमेंट आती गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम के ऊपर थोड़ी सी चर्चा हुई है, और त्रिनकोमले एनर्जी हब के ऊपर थोड़ी सी चर्चा हुई है। तो तीन चीजों के ऊपर हमने यहाँ पे चर्चा की है। इसके बाद अब थोड़ा सा अशोका वाला थोड़ा सा सीन देख लेते हैं। ये थोड़ा सा देख लो, ये वाला इंपॉर्टेंट है। त्रिनकोमले एनर्जी हब, देखो थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा तभी ये सारी चीज याद होगी, नहीं तो फर्स्ट बारी में तो माइंड के ऊपर से जा रही होगी कि भाई कहाँ पे क्या चीज हुई है। श्रीलंका में हमारे जो है प्रधानमंत्री मोदी जी गए विजिट के लिए, जया महाबोधि वाला जो टेम्पल है वो विजिट करा। वहां पे जो ट्री है वो कौन लेके आया था? वो लेके आई थी अशोका, जो ग्रेट अशोका थे उनकी सुपुत्री संघमित्रा। ठीक है, वो लेके वहां पे उन्होंने लगाया था जब बौद्ध धर्म का प्रचार करे थे कलिंगा युद्ध के बाद। उसको, उस श्राइन को विजिट करा था मोदी जी ने। साथ के साथ तीन चीजों पर और चर्चा करी। एक तो रेलवे लाइन के ऊपर माहो ओमनथाई, एक सिग्नलिंग सिस्टम के ऊपर, और एक एनर्जी हब के ऊपर, त्रिन कोमले एनर्जी सिस्टम। ये जो त्रिन कोमले एनर्जी सिस्टम है, ये ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर दो तो हम ही है, श्रीलंका और इंडिया, और तीसरा है हमारा यूएई। तीसरा कौन है? हमारा यूएई। बस इसका थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना। ठीक है, अब थोड़ा सा अशोका के बारे में देख लेते। थर्ड एम्परर है, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी के। इनकी जो टेरिटरी थी बांग्लादेश से अफगानिस्तान से लेके फैली हुई थी, बहुत बड़ा विस्तार था। कैपिटल कौन सी थी? कैपिटल थी पटना, या कह लीजिए पाटलिपुत्रा। इसीलिए जो है अशोका ने वहीं पे, क्योंकि पटना के नीचे ही ना बोध गया, वहां पे बोध गया टेम्पल का निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके बाद उन्हीं के टाइम पे जो है जीनत पे चल रहा था मौर्य एम्पायर। अब कलिंगा वॉर हुई, और उसके बाद जो है महाराजा अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हुआ। धम बैरी घोषा, बैरी घोषा मतलब कि मार काट के जो है साम्राज्य को जीत लो, से वो धम्म घोषा की तरफ जो है मूव ऑन हो गए थे उस टाइम पे। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। रॉक एडिक्ट्स जो 13th है, उस पे कलिंगा वॉर के जो है के बारे में कुछ लिखा गया है। इसको थोड़ा थोड़ा माइंड में रखना है, इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि कौन सी स्टेटमेंट कहाँ पे टच हो जाए कुछ नहीं पता होता। इसलिए जो भी हम न्यूज पढ़ रहे हैं थोड़ा सा विस्तार में पढ़ेंगे, ताकि कुछ भी स्टेटमेंट अगर टच हो तो हम उसे टिक कर दें। ठीक है, रोक एडिक्ट 13 में जो है, ये जो कलिंगा वॉर हुई थी इसके बारे में लिखा गया था। ठीक है, और इसके बाद जो मेन चीज थी वो यही थी, बैरी घोषा से धम्म घोषा तक आ गए थे। मतलब कि बाहु के जो होता है कि वॉर के दम पे जो है साम्राज्य को नहीं जीतना, धम्मा के दम पे जीतना है। तो वो चीज यहाँ पे आ गई थी। अशोका का बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म को जो है अडॉप्ट कर लिया था अंडर उपगुप्ता। इनका थोड़ा सा नाम याद रखना, उपगुप्ता। जो हमारे अशोक थे वो इस मॉन्क से, बुद्धिस्ट मॉन्क से इंस्पायर हुए थे, उपगुप्ता।
और फिर बुद्धिज्म को अपना लिया था। फिर नॉन वायलेंस, टॉलरेंस और एथिकल गवर्नेंस जो भी चीज है वो सारी उन्होंने अडॉप्ट कर ली थी। धम्मा का जो है प्रमोशन कर रहा था, मोरल टीचिंग, वही पिलर नंबर वगैरह सब पे लिखे थे, एम्बेसडर वगैरह भेजे थे, और उसी के अंदर जो है उन्होंने संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। इनकी लेगेसी से जो हमने अडॉप्ट किया है वो है दो चीजें। एक तो हमारा सारनाथ का जो लॉयन कैपिटल है उसको हमने एज अ नेशनल एम्बलम अडॉप्ट किया है, एज इट इज नहीं किया है। ये हमने लास्ट टाइम देखा था नेशनल एम्बलम एक्ट के अंदर, जिसके अंदर जो लोटस बना होता है उसको हमने अडॉप्ट नहीं किया, ऊपर वाले शेर को करा है, ठीक है। इसके बाद अशोक चक्र जो हमने नेशनल फ्लैग में अडॉप्ट करा है वो भी हमने अशोका से लिया है। और धर्मा एंड प्रोग्रेस, ये सारी चीजें जो उसको रिप्रेजेंट करती है ये भी सब हमने उनसे ही लिया है। तो थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ पे जो है महाबोधि से हम अशोका के साम्राज्य के ऊपर आए, जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजिट करी है, ठीक है। तो ऐसे करके क्लब करके जब इंफॉर्मेशन को हम याद रखते हैं तो वो ज्यादा टाइम तक हमारे माइंड में स्टिक रहती है, ठीक है। ये चीज हुई याद। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है आर्टिकल हमारा रियाज हमीदुल्ला। देखो ये जो रियाज हमीदुल्ला है, हमने देखा था बिम्स्टेक, बिम्स्टेक में बांग्लादेश, बांग्लादेश के जो वो थे, क्या नाम था उनका, वो जो कुर्ते पजामे में खड़े हुए थे, उन्होंने हमारे साथ ये इनका नाम था मोहम्मद यूनुस, ठीक है। तो मोहम्मद यूनुस के साथ हमारे जो है थोड़ी सी बातचीत हुई साइड लाइन पे, और थोड़े हमारे रिलेशन बांग्लादेश के साथ अब थोड़े से अच्छे हो गए हैं। अब अच्छे हो गए हैं तो हमारे जो एम्बेसडर वगैरह थे वो एक्सचेंज हो गए। तो इसी में जो रियाज हमीदुल्ला है, ये बांग्लादेशी हाई कमिश्नर हैं जो इंडिया के लिए अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। ये कौन है? बांग्लादेशी हाई कमिश्नर जो इंडिया के लिए अपॉइंट हुए हैं। तो हमारी जो कह लीजिए डेवलपमेंट है, रिलेशंस हैं, वो थोड़े थोड़े सुधर रहे हैं। तो रियाज हमीदुल्ला अपॉइंटमेंट हुई है, ये इंडिया के नहीं है, बांग्लादेश के हाई कमिश्नर है जो इंडिया के लिए अपॉइंट हुए हैं। ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। इनकी शक्ल भी देख लो। चलें आगे। हार्ट लैम्प, वैसे देखने में तो द्रौपदी मुर्मू जी जैसी लग रही है हार्ट लैम्प की जो है राइटर, लेकिन नहीं है, ये अलग है, ठीक है। देखो इन्होंने बुक लिखी है, इनका नाम है बानू मुश्ताक। इन ऑथर का क्या नाम है? बानू मुश्ताक, जिन्होंने हार्ट लैम्प लिखी है। ये बेसिकली शॉर्ट लिस्ट हुई है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 के लिए, और शॉर्ट लिस्ट हुई है और आने वाली मैगजीन के अंदर जो है, वैसे मैंने इसको शायद वो कर दिया, अवॉइड कर दिया, क्योंकि मेरे को पता था मैं डिस्कस तो करूंगा इसको। तो ये जो है शॉर्ट लिस्ट हुई है और यही विनर है, ठीक है। यही विनर है 2024 की इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए। कौन सी बुक है इनकी? हार्ट लैम्प। अब ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ये इंग्लिश बुक के लिए दिया जाता है, लेकिन ये तो उन्होंने कन्नड़ में लिखी है। तो इस कन्नड़ बुक को ट्रांसलेट करा इंग्लिश में दीपा भस्ती ने, ठीक है। दीपा भस्ती ने ट्रांसलेट करके फिर इसको नॉमिनेशन के लिए भेजा, और फाइनली इसने जीत लिया है। ये फिक्शन बुक ट्रांसलेशन है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन के लिए नहीं दिया जाता इंटरनेशनल बुकर प्राइज, फिक्शन बुक्स के लिए दिया जाता है, और हर साल दिया जाता है। जो प्राइज मनी होती है 50,000 पाउंड, इसको इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है, जो ऑथर होता है और जो ट्रांसलेटर होता है, ठीक है। बस यही चीज है यहाँ पे, पहले कुछ और नाम था, नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। इंग्लिश में दिया जाता है, यूके और आयरलैंड में पब्लिश हुई हुई बुक के लिए। तो इसको पहले ट्रांसलेट करा, फिर यूके में जो है पब्लिश करा। इंडिया की क्या पहली बुक है ये? नहीं। इंडिया की जो सबसे पहली थी वो थी गीतांजलि श्री, फर्स्ट इंडियन सिटीजन थी जिन्होंने हिंदी नॉवल टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए प्राइज जीता था 2022 के अंदर। तो हमारी ये जो हार्ट लैम्प है, बानू मुस्ताक जिसकी राइटर है, कन्नड़ में उन्होंने लिखी थी, ट्रांसलेट करा था दीपा बस्टी ने, इसने जीत लिया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। मतलब कि 50,000 पाउंड की के हाफ कर दो, क्योंकि ट्रांसलेटर को भी तो हाफ देने, तो उसकी मालिक बन गए 25,000 की, 25,000 पाउंड की, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट में हमारा आर्टिकल है जैनिज्म से रिलेटेड। देखो जहां पे आपको ये फिगर दिख जाए ग्रेट पर्सनैलिटी, वो सारे जो है पीआईबी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से रिलेटेड हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो है नवकर महामंत्रा दिवस सेलिब्रेट किया गया है, 10 अप्रैल का ये पीआईबी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखेंगे हम। ये जो है सेलिब्रेट कहाँ किया गया है? दिल्ली के अंदर किया गया है। बेसिकली ये जो है द स्पिरिट ऑफ महावीर जयंती वॉज पावरफुल इन वो, महावीर जयंती के दिन
जो कि 24वें तीर्थंकर थे महावीर जी, उनकी जयंती के दिन ये जो दिवस है नवकर महामंत्रा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। नवकर मंत्रा का क्या मतलब होता है? नवकर मंत्रा बेसिकली जो है जैन प्रेयर है, सेंट्रल टू जैन प्रेयर है, सेक्रेट सिलेबल्स हैं, जिसको वो बोलते होंगे, रिनसिएट करते होंगे, तो उसे हम कहते हैं नवकर मंत्रा। जैन प्रेयर को बेसिकली बोला जाता है नवकर मंत्रा, ठीक है। अब ये जो जैनिज्म की वैल्यू है, ग्लोबल जो चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है उसके लिए, जैसे टेररिज्म हो गया, वॉर हो गया, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चलो इसको ऐसे ही लिख रखा है, इसको कोई डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि टिक मार्क में ऐसी चीजें पूछेंगे नहीं। अगर पूछ भी ले तो कोई भी वैल्यूज, कोई भी वैल्यू, चाहे वो बौद्धिज्म की वैल्यू हो, चाहे वो जैनिज्म की वैल्यू हो, चाहे वो हिंदुइज्म की वैल्यू हो, सारी वैल्यूज जो हैं वो ग्लोबल चैलेंजेस को टैकल करने के लिए रिलेवेंट है। ये चीज याद रखना, उसको राइट कर देना अगर कभी स्टेटमेंट आ भी जाता है तो, ठीक है। अब ये जो तीर्थंकर होते हैं, आपको पता है 24 थे, 24वें कौन थे? महावीर, महावीर जी, जिनकी जयंती के रूप में ये जो है नवकार महामंत्रा दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है न्यू दिल्ली के अंदर। इनका आइडल भी हमारी नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग के अंदर लगाया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 24 तीर्थंकर थे, फर्स्ट थे ऋषभनाथ जी, और 24वें थे, लास्ट वाले थे महावीर जी। जैनिज्म वर्ड आया है जीना से, जीना का मतलब क्या होता है? कॉन्करर, ठीक है, जिसने अपने आप को जीत लिया है वो है जैन। मतलब तो बेसिक यही हुआ ना। कौन सी सेंचुरी में थे हमारे महावीर जी? 6th सेंचुरी के अंदर हमारे महावीर जी थे। इनकी फिलॉसफी जो है, कोर फिलॉसफी, वो क्या है? मोक्षा। चाहते क्या है? जैनी जो लोग हैं वो चाहते क्या है? बेसिकली वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, किसी रिचुअल के सहारे नहीं, ठीक है। इनके अंदर 3 रत्ना होते हैं, त्रिरत्ना, जो आपको याद रखना है। 3 रत्न और 5 डॉक्ट्रिन जैनिज्म के जो है, वो थोड़ा सा आप हमेशा ध्यान रखना। पहला है सम्यक दर्शन, राइट फेथ, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, और सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट, ठीक है। ये क्या है? फेथ, नॉलेज, फेथ, नॉलेज और कंडक्ट जो है हमारे त्रिरत्ना है जैनिज्म के। और 5 डॉक्ट्रिन है: अहिंसा, लड़ाई वड़ाई मत करो, सत्य, झूठ मत बोलो, अस्तेय, चोरी मत करो, अपिग्रह, प्रॉपर्टी जमा मत करो, और ब्रह्मचर्या मतलब सेलिबेसी। और ये 5th वाला जो है, ये हमारे महावीर जी का दिया हुआ है, 24th जो हमारे तीर्थंकर हैं उनका दिया हुआ है, सेलिबेसी वाला, ठीक है। तो 5 डॉक्ट्रिन और 3 जो हमारे त्रिरत्ना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चित्रा, ये 3 चीजों को हमेशा हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये नवकार मंत्र क्या चीज होता है, किस धर्म से रिलेटेड है, तो आप आई होप कि अच्छे से बता दोगे। नवकार मंत्र बेसिकली जैनिज्म का जो रिसाइटेशन होता है उससे रिलेटेड है। और ये क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि महावीर जयंती के दिन नवकार महामंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया न्यू दिल्ली में, ठीक है। उसमें हमारे मोदी जी भी आए थे, इसलिए थोड़ा सा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलें आगे, कौन फर्स्ट था कौन लास्ट था, इनके सारी चीज होगी। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है इडन रैपर। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज थी। आपको पता है हमारे यहाँ पे कूड़ा वूड़ा थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बर्गर खाया, बर्गर का कागज कहीं, पन्नी कहीं, ये सारी चीज कहीं, तो नाले में फंस जाती है, और फिर वो सीवेज जो है, पूरा ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। तो उससे टैकल करने के लिए हमारे जो 2 ये महारथी लोग हैं, इन्होंने डेवलप कराया क्या? इडन रैपर। मतलब क्या है? ईडेबल रैपर है, जो बर्गर के साथ लपेट के देती है ना पन्नी सी, उन्होंने बनाई, पन्नी सी ही दिखती है लेकिन उसे खा सकते हो तुम, बायोडिग्रेडेबल है, खाओगे तो भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो थे, ये आईआईटीएन नहीं है, ये वेलायानी केरला के एक एग्रीकल्चरल कॉलेज के स्टूडेंट है। एक एमएससी वाला है, एक बीएससी वाला है। एक का नाम है अशीर करियत्ल, और दूसरा का नाम है मोहम्मद नबीन, ठीक है। इन्होंने बनाए ईडेबल रैपर, प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए, सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट करने के लिए। इन रैपर जो है किससे बना हुआ है? सेल्यूलोज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सेल्यूलोज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया से बना हुआ है। एमएलसीफायर के रूप में इन्होंने बैक्टीरिया को यूज करा है, और बाकी एसेंशियल ऑयल जो होते हैं वो यूज करा है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी देने के लिए। शेल्फ लाइफ, अब जब ये ईडन रैपर जो है ये तुम ऐड करोगे, बैक्टीरिया से बना हुआ है, तो शेल्फ लाइफ की थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और बायोडिग्रेडेबल है, 1 मंथ में डिग्रेड हो जाएगा। प्लास्टिक जैसा लगता है लेकिन ईडेबल है, ठीक है। ये हो गया हमारा ईडन रैपर जो न्यूज में था।
पता चल गया होगा। बायोडिग्रेडेबल क्या है, एक रैपर है। ठीक है, किससे बना है, बैक्टीरिया से बना है, जिसमें एमल्सिफायर बैक्टीरिया का काम करता है, बाकी ऑयल वगैरह तो डले ही है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा गर्व। अभी देखो डीआरडीओ ने अभी सक्सेसफुली जो है इस गर्व का जो है परीक्षण कर लिया है। ठीक है, अपने SU-30 MKI एयरक्राफ्ट के साथ। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो हमारा डीआरडीओ का ये जो गर्व है, ये लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब है। मिसाइल विसाइल नहीं है, ये बॉम्ब है। देखो बॉम्ब लिखा हुआ है ना। ये गर्व क्या चीज है, ये बॉम्ब है। ऐसे जो होता है ना बॉम्ब, जैसे नागासाकी हिरोशिमा वाला बॉम्ब था, वैसे का उसमें पंख से लगा दिए। तो ये थोड़ा सा उड़ता है, उड़ने के बाद इसको गाइडेड कर सकते हैं, इधर जा उधर जा। तो मतलब गाइड करके एकदम पिन पॉइंट पे हम जो है इसको फोड़ सकते हैं। यही चीज यहाँ पे बता रखी है। वेपन का नाम क्या है, गर्व। 1000 किलोग्राम का जो है लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब है। डीआरडीओ ने डेवलप करा है, टेस्ट वगैरह कर लिया है फाइटर जेट से। पिन पॉइंट इसमें एक्यूरेसी है, रेंज 100 किलोमीटर तक की है। रेंज कितनी है, 100 किलोमीटर तक की है, 1000 किलोमीटर नहीं है, 100 किलोमीटर है गर्व की। गौरव है वैसे नाम, शायद गर्व नहीं है। गौरव, गर्व नहीं है, गौरव है। ठीक है, गौरव, ऐसे ही नाम है लड़कों वाले। ठीक है, ये समझ आ गया होगा गौरव क्या चीज है। बॉम्ब है, गाइडेड बॉम्ब है, फ्लाइंग गाइडेड बॉम्ब है। डीआरडीओ ने टेस्ट करा है, सक्सेसफुली पास कर दिया है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, 100 किलोमीटर तक ये जो है मार करता है। किसने करा है, डीआरडीओ ने। नेक्स्ट चले, जीपीएस स्पूफिंग। ये क्या चीज होती है, देखो अभी म्यांमार के अंदर भूकंप वगैरह आ गए थे, अप्रैल की बात है ये। तो वहां पे हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट वगैरह प्रोवाइड कराई, असिस्टेंस प्रोवाइड कराई थी। तो जब हमारा फ्लाइट वगैरह वहां पे गया था, तो हमारे जो पायलट्स थे, उनको जो है मिस गाइडेड जो है जीपीएस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड करेगा कि जो ये एयरपोर्ट है इधर की साइड है, वहां जाके देखा है ही नहीं। तो ये क्या चीज है, जीपीएस स्पूफिंग। ठीक है, समझ आ गया होगा जीपीएस स्पूफिंग क्या चीज होती है। कि जीपीएस की जो है रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, नीचे से जो है जो होते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे नक्सलाइट वगैरह हो गए, जैसे ये हमारे हो गए बॉर्डर एरियाज पे जो रहते हैं। तो ये लोग ये सारी चीज करते हैं बेसिकली, जीपीएस स्पूफिंग वाला काम। ठीक है, ये हो गया, समझ आ गया। जीपीएस स्पूफिंग इज इक्वल टू साइबर अटैक काइंड ऑफ। ये पूरा जो है सिस्टम ही हैक कर लिया, उसके बाद अपने हिसाब से उसको लोकेशन दे रहे हैं कि तुम्हें यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, और एक्चुअल में वो इनएक्यूरेट लोकेशन है। ठीक है, उसके लिए एक नोटम इशू किया गया। नोटम क्या होता है, जो फ्लाइट जो फाइटर होता है, जो पायलट होता है, एयरक्राफ्ट उड़ाता है, उसको एक एडवाइजरी इशू की जाती है हर एक पायलट को, किसी एक स्पेसिफिक को नहीं। वो जो फ्लाइट पे जाता है उससे पहले तो उसको रीड करना होता है, तो उसे ही कहते हैं नोटम। उसके अंदर नोटिस जारी करने को कहते हैं, एयरमैन को नोटम जारी कर दिया। मांडले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जीपीएस स्पूफिंग से रिलेटेड फॉल्स सिग्नल और जेन्युइन सिग्नल को बदल देते हैं, उसी को कहते हैं जीपीएस स्पूफिंग। क्यों किया जाता है, मिलिट्री डिस्ट्रप्शन के लिए, फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के लिए। कि भाई अब लेट्स से कि सपोज करो जो फाइटर, जो हमारे इंडियन एयरफोर्स का जो प्लेन गया था ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए, जीपीएस स्पूफिंग करके उनको गलत जीपीएस लोकेशन प्रोवाइड करा दी गई। वहां पे वो अगर एक बार फ्लाइट जो है उतारने लगे, तो पता चला वहां पे तो एयरपोर्ट नहीं, क्रैश हो गया, तो मिलिट्री डिस्ट्रप्शन हो गया। ठीक है, उतार दिया, उसको लूट लिया, फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट तो है ही। ठीक है, ये सारी चीज प्रोवाइड करी गई। अब इससे बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमारे इंडिया के अंदर लेट से कोई जो है हमारे जीपीएस सिग्नल को बदल दे, तो हम अपना खुद का सैटेलाइट लेके आ रहे हैं जिसका नाम है नाविक। हम क्या कर रहे हैं, अपनी खुद की सैटेलाइट लेके आ रहे हैं जिसका क्या नाम है, नाविक। फुल फॉर्म क्या है नाविक की, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। नाविक की फुल फॉर्म क्या है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, इसरो का डेवलप किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ इसरो ही है जो ऐसी सारी चीजें जो है डेवलप कर सकता है, और कोई है भी नहीं। ठीक है, तो यही सारी चीजें प्रीसियस और सिक्योर जो है पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग प्रोवाइड कराने के लिए ये सारी चीजें हैं। अब एक चीज थोड़ा सा याद रखना, हमारा जो नाविक है दो तरह की सर्विस प्रोवाइड कराता है। एक हमारे सिविलियंस को, सिविलियंस के लिए है एसपीएस, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज। और जो हमारे अदर मिलिट्री पर्सन है उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज है, जो सिर्फ उन्हीं को प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी दो, समझ आ गया। नेक्स्ट चलें। अब एक चीज और याद रखना कि ये नाविक हमारी इंडिया का है। जीपीएस, क्योंकि मैच द फॉलोइंग भी तो दे सकते हैं ना, मैच द फॉलोइंग।
तो ये थोड़ा सा याद रखना। जीपीएस हमारे इंडिया का है, ग्लासनोस रशिया का है, गैलीलियस यूरोपियन का है, और ब्यूडू बीडू चाइना का है। ठीक है, तो पांच हो गए। और हमारा नाविक इंडिया का हो गया। जीपीएस यूएसए का है। ठीक है, सारे लोग जीपीएस को यूज नहीं करते, वैसे पहले हम जीपीएस जीपीएस करते थे, अब हमारे पास नाविक आ चुका है। ठीक है, तो ये है हमारा एक और हमारा आर्टिकल जीपीएस स्पूफिंग से रिलेटेड। ये थोड़ा सा याद रखना, न्यूज में था। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है हमारा इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन अपॉइंटमेंट। एक अपॉइंटमेंट है, मीराबाई चानू, सबको पता होगा, वेट लिफ्टर। तो इनको जो है इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का चेयर पर्सन बना दिया गया है। ठीक है, इनको मीराबाई चानू को ओलंपिक मेडलिस्ट है, इनको इसका चेयरपर्सन बना दिया गया। 4 साल के लिए टेन्योर है। तो थोड़ा सा याद रखना, वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का चेयरमैन किसको बनाया? चानू को। मीराबाई चानू कहाँ की है? मणिपुर की। ठीक है, नेक्स्ट चले, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है ऑपरेशन चक्रा। देखो, अभी थोड़े टाइम पहले पीआईबी क्या है, ये भी इसका है, ये पीआईबी का। अभी थोड़े टाइम पहले जो है बहुत ज्यादा वो चल रहा था कि कॉल आती थी व्हाट्सएप के ऊपर, और फिर उस कॉल से जो है लोग घबरा जाते थे कि भाई पुलिस की कॉल आई है। एक मिनट को, कैमरा शायद कुछ हो गया है कैमरे को। ठीक है, कैमरा ऑफ हो गया, कोई बात नहीं, बिना कैमरे के हम थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। स्टार्टिंग में तो चालू हो गया था। तो देखो, ऑपरेशन चक्रा जो है हाँ, थोड़े टाइम पहले हम क्या बात कर रहे थे कि थोड़े टाइम पहले जो है व्हाट्सएप वगैरह पे कॉल वगैरह आ जाती थी, उस कॉल से लोग, जो लोग घबरा जाते कि भाई तुम डिजिटल अरेस्ट हो चुके हो, उसको टैकल करने के लिए हमारी सीबीआई ने, इसने हमारी सीबीआई ने एक ऑपरेशन चलाया उन फ्रॉड लोगों को चक्कर दिलाने के लिए। उसका नाम क्या है? ऑपरेशन चक्रा 5। ठीक है, समझ आ गया? यही है डिजिटल अरेस्ट को रोकने के लिए, बस यही था न्यूज के अंदर। काफी सारे अरेस्ट वगैरह करे गए, वेस्ट बंगाल, मुर्शिदाबाद, जयपुर, सारी जगह से बेसिकली, क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा था और काफी ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक वगैरह भी आ गया था, ये सारी चीजें हो रही थी। तो इसी के लिए ऑपरेशन चक्रा किसने चलाया? हमारी सीबीआई ने, पीआईबी के अंदर रिपोर्ट है। बस इतना ही है इसके अंदर। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा कयोथ सरगा पोस्चर। नेक्स्ट का है हमारा आर्टिकल, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल कयोथ सरगा पोस्चर। देखो, अभी तेलंगाना के अंदर, ये द हिंदू का न्यूज है, तेलंगाना के अंदर ये जो पोस्चर है, इसी को कहते हैं कयोथ सरगा पोस्चर। ये जो पोस्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं कयोथ सरगा पोस्चर। टॉलेस्ट जैन आइडल, तेलंगाना का टॉलेस्ट जैन आइडल जो है वो, ये जो जमीन में गड़ा हुआ है, ये टॉलेस्ट वन है तेलंगाना का, इंडिया का नहीं है, तेलंगाना का है। ये जो पोस्चर है, इसी का नाम है क्या? कयोथ सरगा पोस्चर। बेसिकली अब हमारे यहाँ पे जो है आर्कियोलॉजिकल इतनी साइट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल इतने आइडल्स हैं कि उनको, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, तो वो डिग्रेड हो रहे हैं। उसी के लिए ये आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर के अंदर। और महावीर जयंती भी हुई थी, इसी के लिए थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ पे थे कयोत्सर्गा पोस्चर में? एक आइडल जो है पाया गया कहाँ पे? तेलंगाना के अंदर। कोश कयोत्सर्गा पोस्चर का मतलब स्टैंडिंग मेडिटेशन। स्टैंडिंग मेडिटेशन, कि हमारे जो बुद्ध महावीर हैं, जब वो खड़े खड़े मेडिटेशन की पोस्चर में आते हैं, उसे कहते हैं क्या? कयोत्सर्गा पोस्चर। कभी कभी ऐसी चीजें भी पूछ लेता है कि महावीर जी जो है हमारे, वो दिगंबर सेक्ट के हैं। आपको पता होगा जैनिज्म भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। श्वेतांबर, जो व्हाइट कपड़े पहनने वाले हैं, और जो आसमान को ओढ़ लेते हैं वो दिगंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये कैप्सर का पोस्चर जो है दिगंबर वाला सेक्ट का है। और इससे ज्यादा इसके बारे में जो है स्टडी करने की कोई जरूरत है नहीं वैसे। बस ये कैप्सर का पोस्चर क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको पता होना है। स्टैंडिंग मेडिटेशन कहाँ पे पाया गया? तेलंगाना के अंदर। और किसका है? महावीर बौद्ध का, महावीर जी का। ठीक है, उसका
तेलंगाना का टॉलेस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा मैक ग्रीगोर मेडल। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है हमारा? मैक ग्रीगोर मेडल। देखो यहाँ पे ये जो मेडल है मैक ग्रीगोर, ये इस बार हमारे यहाँ पे 5 लोगों को दिया गया, 5 मिलिट्री पर्सन को दिया गया है मैक ग्रीगोर मेडल। दिया किसने है? दिया है हमारे सीडीएस अनिल चौहान ने। किसके लिए दिया जाता है? मिलिट्री रिकॉग्निजेंस के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए, एडवेंचर के लिए दिया जाता है। किस किस को दिया गया है? दिया गया है एक हमारे विंग कमांडर डी पांडा को, एयरफोर्स के। दूसरा दिया गया है राहुल कुमार पांडे को, ये हमारे इलेक्ट्रिकल आर्टिफिसर है, नेवी के हैं ये। मतलब कि ये सिर्फ इंडियन आर्मी तक ही सीमित नहीं है, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स सबको दिया जाता है। और लास्ट में जो हमारे नॉन कह लीजिए आर्म फोर्सेस को दिया गया, वो दिया गया है अरुणाचल प्रदेश के डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स के डायरेक्टर राजवीर सिंह जामवाल को, कर्नल राजवीर सिंह जामवाल को दिया गया है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, एक थोड़े से डिफरेंट है जिनको ये कर्नल अवार्ड दिया गया है। मैकग्रेगोर मेमोरियल मेडल दिया गया है, पीआईबी की रिपोर्ट है। थोड़ा सा याद रखना किसने दिया है? हमारे सीडीएस अनिल चौहान ने दिया है। बस इतना ही है, इससे ज्यादा तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है हमारा 22 आर्टिकल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ट्रेन एटीएम। देखो हमारी इंडिया के अंदर वैसे तो यहाँ घर आस पड़ोस में जो एटीएम होते हैं वही फाड़ के ले जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा जो है हिम्मत दिखाई है और एक ट्रेन के अंदर एटीएम लगा दिया है, जहाँ से ट्रेन में कोई सामान बचता नहीं है। वैसे तो का नल भी नहीं बचता। तो लगाया कहाँ पे है? लगाया है पंचवटी एक्सप्रेस में। इंडिया का फर्स्ट है, इंडिया का फर्स्ट ट्रेन एटीएम है पंचवटी एक्सप्रेस में, मनमद मुंबई रूट के ऊपर। कौन से बैंक का एटीएम है? ये बैंक का एटीएम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। ठीक है, फर्स्ट ही है, पहली बार लगाया, फर्स्ट एटीएम है जो किसी ट्रेन में लगाया गया है। सेंट्रल रेलवे भूसवाल डिवीजन का। वैसे इतना नहीं याद करना, बस पंचवटी एक्सप्रेस याद करो, कौन सी ट्रेन के अंदर लगाया गया है, कौन से बैंक का लगाया गया, पहला है। ठीक है, ये है हमारा 22 आर्टिकल। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है हमारा K218B आर्टिकल। एक्सो प्लेनेट है वैसे ये, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सो प्लेनेट हमारे, ये टेलीस्कोप के बारे में हमने डिस्कस करा था शायद लास्ट किसी, तो उसके अंदर हमारा जो वेबर टेलीस्कोप है, हमारा मतलब इंडिया का तो है नहीं, तो ये जो वेबर टेलीस्कोप है इसने एक हमारा जो एक्सो प्लेनेट है, एक्सो प्लेनेट मतलब कि हमारा यहाँ जा ये हो गया ना लास्ट जो हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, नेपच्यून है शायद लास्ट वाला। तो उसके बाद एक यहाँ पे कुपियर बेल्ट होती है, और उससे बाहर के जो हमारे जितने प्लैनेट्स हैं वो एक्सो प्लैनेट में आते हैं, एक्सो प्लैनेट में आते हैं। मैं तो एक बार आपको दिखाता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा एक्सो प्लैनेट होते क्या हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो है हमारे आसपास का ही है, थोड़ा सा काफी दूर है एक्सो प्लैनेट, वहां पे लाइफ जो है वो पाई गई है। कैसे पता लाइफ पाई गई है? क्योंकि कुछ गैसेस होती हैं जहाँ जो कुछ गैसेस होती हैं, एक मिनट रुको, एक्सो प्लैनेट कैसे समझ आएगा? यहाँ पे कुछ ऐसी चीज मिल जाए जो मैं एक्चुअल में तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, ये दिख रहा है नेपच्यून, इससे बाहर के जो भी प्लैनेट है ये सारे एक्सो प्लैनेट में आते हैं। ठीक है, ये देखो ऐसे टाइप का, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसको उठा के इधर रख देते हैं। तो ये जो एक्सो प्लैनेट है हमारा जिसका नाम है K218b, आ जाओ भाई। ठीक है, ठीक है, ये जो हमारा एक्सो प्लैनेट है, ये जो कुपर बेल्ट के अराउंड वाले जो प्लैनेट्स हैं ये एक्सो प्लैनेट, यहाँ पे K218b जो प्लैनेट है इसके ऊपर लाइफ पाई गई है। क्यों? क्योंकि जब हमने यहाँ पे स्टडी करा तो हमारे पाया गया एक हमारी
डीमिथाइल सल्फाइड गैस और डीमिथाइल डी सल्फाइड गैस। ये जो गैस है वो वहीं प्रेजेंट होती है जहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। बायोलॉजिकल प्रोसेस है मतलब वहां पे लाइफ है। तो इसीलिए इस प्लेनेट पे, इस एक्सो प्लेनेट पे K218b पे लाइफ प्रेजेंट है, ऐसी आशंका की गई है। किससे स्टडी करिए? ऑब्जर्वेशन वेबर स्पेस टेलीस्कोप से। ठीक है, बस इतना ही है, इससे ज्यादा इसमें है नहीं कुछ भी, बाकी इसको अवॉइड करो। एक्सोप्लैनेट का नाम थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि ऐसे करके रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सोप्लैनेट लाइफ वाज डिटेक्टेड, तो इसका आंसर है हमारा K218b। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा सेलेनियम। पीआईबी की रिपोर्ट है। क्यों ये न्यूज में थी? क्योंकि आपको पता होगा ये न्यूज़पेपर के अंदर भी बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रही थी कि बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर 15 विलेजेस के अंदर पता नहीं बिना किसी कारण के जो है लोगों के जो बाल है वो उड़ने लग गए, जो नेल्स हैं उनमें डिफॉर्मिटीज आने लग गई। तो जब स्टडी करी गई तो सस्पेक्ट किया गया कि उनके अंदर सेलेनियम जो है उसकी मात्रा बढ़ी हुई है। वो बढ़ी कैसे है? तो आशंका की जा रही है कि वो जो गेहूं खाते हैं जो पंजाब और हरियाणा से आता है, उनमें हाई लेवल ऑफ सेलेनियम है, जिसकी वजह से जो है बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है। अब आप बोलेंगे कि ये जो सेलेनियम है क्या ये टॉक्सिक है? नहीं, बिल्कुल ये टॉक्सिक नहीं है। ये मिनरल है, एसेंशियल मिनरल है जो हमारी बॉडी के अंदर चाहिए ही चाहिए। मेटाबॉलिज्म को वो सही दुरुस्त चलाने के लिए, थायराइड फंक्शन सही से करता रहे और हमारी इम्यून हेल्थ जो है वो सही रहे, उसके लिए हमें ये सेलेनियम चाहिए। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि अब एक्सेस हमारे बॉडी में चला गया है बिकॉज ऑफ दिस वीट ओरगेरो यूरिया, ओरगेरो फर्टिलाइजर। तो इसकी वजह से सेलेनियम की मात्रा जो है हमारे फूड के अंदर बढ़ गई है, और जिसकी वजह से नोजिया, वॉमिटिंग, हेयर लॉस, नेल डिफॉर्मिटीज, ब्रेथ डिसऑर्डर, ये सारी चीजों में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो सेलेनियम क्या चीज है? इट्स अ मिनरल, इट्स नॉट अ टॉक्सिक, लेकिन ज्यादा मात्रा में चला जाता है तो ये टॉक्सिक हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना सेलेनियम के बारे में। नेक्स्ट चलें, पीआईबी के अंदर भी आ रखा था, न्यूज़पेपर में भी। नेक्स्ट है हमारा, देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कंट्रोवर्शियल जो चीजें होती हैं वो न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे कंट्रोवर्शियल है ये हमारी बुक, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। ठीक है, अभी ये बुक जो है लॉन्च की गई है। लॉन्च करी किसने है? लॉन्च करी है एएस दौलत ने। एएस दौलत कौन थे? जो हमारे रॉ के फॉर्मर चीफ थे। ठीक है, इस बुक के अंदर बेसिकली यही जो है कंट्रोवर्सी यही है कि इस बुक के अंदर बताया है दौलत जी ने कि जो फारूक अब्दुल्ला थे उनका रिलेशन उनके साथ काफी अच्छा था, और फारूक अब्दुल्ला भी अंदर ही अंदर चाहते थे कि ये जो आर्टिकल 370 है ये हट जाए जम्मू एंड कश्मीर से। तो इसी के ऊपर जो है थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। तो हमें कंट्रोवर्सी के ऊपर तो जाना नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रखना, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, ये बुक के राइटर कौन है? दौलत। इस बुक के बाद उनपे काफी सारी दौलत आ जाएगी, तो एएस दौलत। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है वॉइस ऑफ किन्नौर। नेक्स्ट क्या है आर्टिकल हमारा? वॉइस ऑफ किन्नौर क्या चीज है? देखो ये रेडियो लॉन्च किया गया है हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा। वॉइस ऑफ किन्नौर क्या चीज है? वॉइस ऑफ किन्नौर हिमाचल प्रदेश के अंदर, हमारी हिमाचल प्रदेश की वो बॉर्डरिंग एरियाज, चाइना को जो बॉर्डर करते हैं, उन एरियाज के अंदर हमारी इंडियन आर्मी ने जो रेडियो स्टेशन लॉन्च करा है ताकि लोकल जो लोग हैं उनसे कम्युनिकेशन किया जा सके, ग्रास रूट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश किया जा सके अंडर ऑपरेशन सद्भावना। उसी को, उसी रेडियो स्टेशन का नाम है क्या? वॉइस ऑफ किन्नौर। समझ आ गया होगा ऑपरेशन सद्भावना में क्या करते हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख जैसे रीजन है वहां पे लोकल्स के साथ जो है हम फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करते हैं इंडियन आर्मी वाले, उसी को ऑपरेशन सद्भावना कहते हैं। उसी के तहत जो है एक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में, जिसका नाम ही है वॉइस ऑफ किन्नौर। बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा कारकाल। देखो ये क्यों आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि देखो हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो यूएई के साथ मिलके हमारे स्टेट के अंदर जो है आर्म फैक्ट्री जो है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो एस्टेब्लिश कर रही है, इसलिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो कौन कर रही है? कारकाल कर रही है, यूएई बेस्ड एक स्मॉल आर्म मैन्युफैक्चरर है। कहाँ पे कर रही है? हैदराबाद में कर रही है। किसके साथ कर रही है? आईकॉम के साथ कर रही है। ठीक है, तो हमारे यूएई के डिफेंस कोलैबोरेशन के अंदर आ जाता है। बस इतना थोड़ा सा याद करना, कालकाम, आईकॉम, डिफेंस हथियार। ठीक है,
बस इतना याद होना चाहिए आपको, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा राफेल नडाल। राफेल नडाल को बेसिकली अभी जो है स्पोर्टिंग आइकन जो है अवार्ड दिया गया है। ये एक जो है, अब क्योंकि अवार्ड भी आपके आईपी के अंदर आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड किसको दिया गया इस बार का? राफेल नडाल को। कहाँ पे दिया गया है? मैड्रिड के अंदर, ठीक है। बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। राफेल नडाल ने टोटल 22 जो है ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं। टोटल कितने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं? 22। बस इतना ही, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। सो नेक्स्ट है इंडस वाटर ट्रीटी, हमारा 29th आर्टिकल। देखो अभी आपको पता है कि पहलगाम वगैरह में जो अटैक हुए उसके बाद जो है हमने जो है पाकिस्तानियों का पानी रोक दिया इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो हम छोड़ते हैं यहाँ से। तो वो सारी चीज़ सुर्खियों में थी, इसलिए इंडस वाटर जो ट्रीटी है इसको थोड़ा स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे जो मैप है इस मैप से ये ज़रूर स्टडी कर लेना कौन सी रिवर जो है नॉर्थ में है, कौन सी रिवर जो है साउथ में है। ये थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नॉर्थ साउथ वाला, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और पूछे गए भी हैं। तो इसको याद करने का तरीका जो है CJI और RBS, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ हो गया। ये पाकिस्तानियों के पास है, ये हमारे इंडिया वालों के पास है, ठीक है, समझ आ गया। इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सबसे एंड में सतलुज, ठीक है। ये सबसे इजी है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, RBS रॉयल बैंक ऑफ स्टेट, ऐसे करके कुछ भी याद कर लेना। अब ये जो ट्रिटी है ये कब साइन हुई थी? ये साइन हुई थी हमारी 1960 के अंदर। ये क्या क्या चीज़ हुई ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो ट्रिटी है ये हमारी साइन हुई थी कब? ये हुई थी 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बिचौलिया कौन था? बिचौलिया था हमारा वर्ल्ड बैंक। कौन था? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब ये जो रिवर है ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, वेस्टर्न रिवर, ईस्टर्न रिवर। ये मैंने बता ही दिया, CJI और RBS। जो हमारे पास है वो RBS है, CJI हमारी पाकिस्तानियों के पास है। तो ये जो RBS है, रावी, ब्यास, सतलुज, इस पे सिर्फ इंडिया का हक है। इसका जो पानी है वो सिर्फ हम पी सकते हैं, वो नहीं पी सकते, ठीक है। हम छोड़ते भी नहीं हैं उनके लिए पीने के लिए। लेकिन ये जो पाकिस्तानियों की CJI है, ठीक है, इस पे सिर्फ पाकिस्तानियों का हक नहीं है, इस पे इंडिया को भी परमिशन है कि पीने के अलावा, इस पानी को पीने के अलावा कपड़े धोने के लिए यूज करो, खेतों में डालने के लिए यूज करो, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब नॉन कंजम्पटिव यूज के लिए हमें अलाउड कर रखा है वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। अगर कोई मुद्दा हो जाता है पाकिस्तानियों के साथ इस रिवर को लेके, इंडस वाटर ट्रीटी को लेके, तो तीन मैकेनिज्म है। एक तो PIC लेवल, PIC लेवल क्या है? फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्कशन। कि कुछ भी इशू हो जाता है तो ये जो परमानेंट इंडस कमीशन है जो हम दोनों देशों ने ही जो है स्टेब्लिश कर रखा है, हर साल मीटिंग करता है, कोई भी इशू विवाद वगैरह होता है तो यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा लेवल है इंटर गवर्नमेंटल लेवल। मतलब अगर जो हमारा इंडस कमीशन है इससे सॉल्व ना हो तो यहाँ से सॉल्व कर लो। थर्ड जो है हमारा वर्ल्ड बैंक का है, न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है अपॉइंट करता है अगर इशू सॉल्व नहीं होता। तो अभी ये न्यूज में भी था, क्योंकि ये न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है अपॉइंट किया गया है। किसको अपॉइंट करा है थोड़ा सोचो और बताओ। ये अपॉइंट करा है माइकल, माइकल कौन था वो? लीनो। माइकल लीनो को अपॉइंट किया है वर्ल्ड बैंक ने न्यूट्रल एक्सपर्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसका विवाद कैसे सॉल्व करना है। कुछ ये प्रोजेक्ट है कौन सी रिवर के ऊपर है, मैच द फॉलोइंग करके दे देगा। तो यहाँ से ये देख लेना। पाकुल पाकलदुल प्रोजेक्ट कौन सी रिवर के है? मंदसौर रिवर के ऊपर है, चेनाब की ट्रिब्यूटरीज है। कलनाई प्रोजेक्ट चेनाब रिवर के ऊपर है। किशनगंगा प्रोजेक्ट किशनगंगा रिवर के ऊपर है। रैटल प्रोजेक्ट चेनाब रिवर के ऊपर है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट और इसकी रिवर थोड़ा सा याद होना चाहिए। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है हमारा चाइना का शोंजू 20 मिशन। क्या चीज है ये? देखो अभी चाइनीज जो लोग हैं वो भी अपना जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जैसे ये वाला है, ऐसा खुद का भी बना रहे हैं जिसका नाम है त्यांगोन स्पेस स्टेशन। तो इस स्पेस स्टेशन पे जो लोग वगैरह थे उनको रिप्लेस करने के लिए जो मिशन है उसका नाम है ये शोंजू मिशन, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो एक्चुअल में है, सॉरी, तो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये किसका है? USA का? नहीं, USA के नासा प्लस, सॉरी, थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है तो चीख पे चीख आ रही है, रशिया का रॉसमॉस, रॉस रॉस कॉस्मोस है, ठीक है। उसके बाद हमारा यूरोपियन यूनियन का स्पेस स्पेस एजेंसी। उसके बाद हमारा कनाडा हो गया, कनाडा की स्पेस एजेंसी। उसके बाद हमारा जापान हो गया, जापान का जक्सा स्पेस एजेंसी। ये सारे इसके अंदर इंक्लूड है, सिर्फ USA का ये नहीं है। लेकिन ये चाइना वाला जो है ये सिर्फ चाइनीज लोगों का है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा इंडिया है वो भी
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है। वैसे ही एक पहले भी था, शायद आपको याद हो या नहीं, मीर करके था, जो सोवियत यूनियन और रशियन फेडरेशन जो है उसका था। ठीक है, अब ये इतना यूजफुल नहीं है, अब रशिया भी इसी के अंदर है। ठीक है, तो ये कभी मैच द फॉलोइंग करके दे तो ये भी देख लेना। ठीक है, बस इसमें इतना ही है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है, इंडिया ने अभी एक ग्रैंड चैलेंज इंडिया हुआ था, जीसीआई। तो इंडिया ने उसके अंदर फर्स्ट जो है इंडिजीनियस, मतलब खुद ही अपनी जो मटेरियल है उसको यूज करके HVP किट बनाई है, टेस्ट किट बनाई है, जो क्या करेगी, जो सर्विकल कैंसर होते हैं उसको स्क्रीनिंग करेगी। ठीक है, फर्स्ट इंडिजीनियस है, इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं। और ये जो है PIB के अंदर भी आई थी। बस इतना ही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। किसने डेवलप करी है? मौलवी और माइलैब वालों ने। ठीक है, HPV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टेस्ट किट। किसके लिए है? कैंसर स्क्रीनिंग के लिए। इतना याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वीरांगना। देखो, जो भी रेप सर्वाइवर्स होती हैं, एसिड अटैक की सर्वाइवर्स होती है, या फिर जो विक्टिम्स होती हैं लेडीज, उनको दोबारा से मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए गवर्नमेंट का एफर्ट है, गवर्नमेंट का, या फिर बोल लीजिए कि जो हमारी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, इनका एफर्ट है प्रोजेक्ट वीरांगना, जिनके अंदर इनको जॉब प्रोवाइड की जाएगी। अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर, होटल हो गया, इंडस्ट्री हो गया, अलग अलग जो इंडस्ट्रीज है, मतलब उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए, उनको जॉब प्रोवाइड कराने के लिए, ये दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट वीरांगना। समझ आ गया क्या चीज है? तो कभी प्रोजेक्ट वीरांगना आ जाए तो टिक कर देना राइट, कि क्या चीज है। जो क्राइम सर्वाइवर हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने का एक इनिशिएटिव है, DLSA का, DSL SA का। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट और आज का आखिरी, पद्मा अवार्ड 2025। अभी देखो, हमारी प्रधानमंत्री जो मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने 139 जो है पद्मा अवार्ड दिए हैं। पद्मा अवार्ड को 3 कैटेगरी में जो है डिवाइड किया जाता है। जो सबसे टॉप पे होता है वो होता है पद्म विभूषण, उससे नीचे पद्म विभूषण, फिर पद्म श्री। ठीक है, ये जो अवार्ड होता है ये सिर्फ अवार्ड है, कोई टाइटल नहीं है। नाम के आगे ऐसे नहीं लगा सके कि पद्म भूषण XYZ, ऐसे नहीं लगा सकते। ठीक है, कब से आया? ये 1954 से ये आ गया था। क्योंकि हमने जो देखा था IB के एग्जाम लास्ट वाले, उसके अंदर भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रखे थे कि किसको दिया गया, किसको नहीं दिया गया अवार्ड वगैरह। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या होती है। देखो, हर कोई पर्सन जो है इस अवार्ड को लेने के लिए एलिजिबल है, एक्सेप्ट जो सरकारी कर्मचारी है वो, या जो PSU एम्प्लॉयज है वो, डॉक्टर और साइंटिस्ट को छोड़ के। ठीक है, वैसे जनरली जो है मरणोपरांत इसको नहीं दिया जाता, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में दे देते हैं। इस बार भी दिया गया है। अगर एक बार किसी ने पद्म विभूषण जीत लिया है, दूसरी बार लेगा तो 5 साल का एटलीस्ट गैप करेगा। ठीक है, 5 साल बाद देगा। एक ऐसा नहीं है कि आज एक बार लिया, अगले साल फिर लाइन में खड़ा है, अगले साल फिर लाइन में खड़ा है। तो राशन की दुकान नहीं है ये, पद्म भूषण है, 5 साल में एक बार मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। सेल्फ नॉमिनेशन भी इसमें अलाउड है। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी की इंफॉर्मेशन थी जो हमने देख ली। अब इसकी सिलेक्शन कमेटी वगैरह होती है, जिसको हेड कौन करता है? हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी इसको हेड करते हैं। ठीक है, और ये जो पद्म अवार्ड कमेटी है, कंस्टिट्यूट की जाती है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके अंदर क्या क्या दिया जाता है? एक सर्टिफिकेट, सनद दिया जाता है, और एक मेडेलियन, मेडल दिया जाता है। अब लिमिट क्या है? लिमिट है 120 अवार्ड एनुअली जो है, ये लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं देने। ये हो गई हमारी लिमिट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सारी चीजों के बारे में हमें पता चल गया। अब देख लेते हैं किसको दिए हैं, किसको नहीं दिए हैं। तो इस बार जो सबसे पद्म में सबसे जो टॉप वाले पद्म विभूषण 4 लोगों को दिए गए। इन चारों का नाम तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और इन चारों में से भी इन 2 का जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस में जो है मरणोपरांत दिए जाते हैं, और इनको दिए गए ओसामू सुजुकी, जो कि सुजुकी मोटर्स के फाउंडर है, चेयरमैन है फॉर्मर, उनको दिया गया है। MT वासुदेवन नायर को दिया गया, जो मलयालम जो राइटर है, फिल्म मेकर है, जिनका देहांत हो गया, उनको मरणोपरांत दिया गया, पोस्टमसली दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा D नागेश्वरम रेड्डी को और L सुब्रमण्यम को दिया गया है। इन चार, ये वॉयलिनिस्ट है, इनको दिया गया है। किसके लिए? इनको दिया गया है पद्म विभूषण, इन चारों को। ठीक है, इसके अलावा भूषण दिया गया है 10 जनों को। 10 के 10 नाम याद रखने जरूरी नहीं है, लेकिन जो फेमस नाम है उनका जरूर याद नाम रख लेना। शेखर कपूर को दिया गया है, फिल्म डायरेक्टर। पंकज उदास को भी इस बार जो है पद्म भूषण दिया गया है, नहीं देते तो फिर उदास हो जाते।
विनोद धाम को दिया गया है, जो कि फादर ऑफ पेंटियम कहा जाता है। बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे सुशील कुमार मोदी, नीरव मोदी नहीं है ये, सुशील कुमार मोदी है, इसको दिया गया है पद्म भूषण। उसके बाद अरुंधति भट्टाचार्य, जो कि एसबीआई की चेयरपर्सन थी फॉर्मर, इनका नाम काफी फेमस था, इनको पद्म श्री अवार्ड मिला है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए किसको कौन कौन सा अवार्ड दिया गया है, बाकी ये नाम भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अप्रैल के कंपाइलेशन के अंदर इतना ही था। अब नेक्स्ट मंथ का फिर मैं दोबारा से जल्दी से लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच। आई होप कि इससे काफी सारी जो है आपको रिकॉलिंग में हेल्प मिली हो, काफी सारी चीज समझ आई होगी, एक्स्ट्रा चीज भी समझ आई होगी। अगर आई हो तो इसको दोबारा से एक बार देखना, खुद रिवाइज करना, इसका जो है प्रिंट आउट निकलवा लेना, प्रिंट आउट निकलवाने के बाद उसमें खुद मार्किंग करना, और खुद मार्किंग करके जब उसको री रिवाइज करोगे तो उसी मार्किंग वाले को रिवाइज करना। ठीक है, सो बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।